Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 5, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government, Postgraduate Nehru Kule, Sajjar. So in last lecture we studied about tokens, keywords, identifiers and constants. In this lecture we will be studying basic data types and user-defined data types. तो आइडेंटिफायर्स से हमारे किसी फंक्शन का, वेरिएबल का, कोई भी आइटम है जिसका नाम रखना हमें, नामकरण जिससे भी होगा उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, उसकी लिमिट थी हमारी पहले क्या थी, सी में 32 बिट कैरेक्टर का हो सकता था, अब सी प्लस में इस लिमिट को हटा दिया गया था। ठीक है, कांस्टेंट क्या थे, जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। नाउ व्हाट आर बेसिक डेटा टाइप्स? बेसिक का वर्ड ही बेसिक से समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल्स, जिसको बोलो स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब जिससे आप आगे चीज़ें बना सकते हो लेकिन उसको फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑल वेरिएबल्स यूजेस डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर। जैसे कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सिंपल सा, इंट ए, तो ये क्या है, दिस इज ए वेरिएबल, ऑल वेरिएबल्स यूज डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, साथ में इसका डेटा टाइप दे दिया। डेटा टाइप क्या हमारा, इंटीजर। टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू स्टोर, तो अब क्या हो सकता है, ए के अंदर केवल न्यूमेरिक वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट डेटा टाइप्स आर यूज टू टेल द वेरिएबल्स द टाइप ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। तो डेटा टाइप के हिसाब से हमारा जो वेरिएबल है वो डेटा स्टोर करेगा। ये अगर फ्लोट इंट की जगह फ्लोट होता तो क्या होते हैं, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते थे। अगर एक कैर होता तो हम इसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते थे एक के अंदर। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या बताएगा आपका, किस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती है, किस टाइप का एक कंटेनर है। ठीक है, whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type. अब ये हमने int a किया, इसको हम float करते हैं, float b कर दिया हमने। अब जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए कुछ मेमोरी स्टोर अलोकेट कर देगा जिसमें उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर की जाएगी। वो इंटीजर है, न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, तो इसके लिए हमें अलग स्टोरेज चाहिए। अलग स्टोरेज इन द सेंस, इसके लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट हमारी अलग हो सकती है कंपेयर टू फ्लोट, कैर, ठीक है, डबल, लॉन्ग और बहुत सारे हमारे डेटा टाइप हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हर वेरिएबल कितनी मेमोरी स्टोर कर यूज करेगा, वेरिएबल बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, किस टाइप का वेरिएबल है, किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसके हिसाब से कंपाइलर उसके लिए मेमोरी अलोकेट कर देगा। एवरी डेटा टाइप रिक्वायर्स ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, सभी की डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी हो सकती है रिक्वायरमेंट, किसी की सेम भी हो सकती है। दिस इज ए हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स इन C++। सबसे पहले हमारे हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, इंटीजर टाइप, उसमें क्या है हमारा, इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड, फ्लोटिंग टाइप्स, फ्लोट, डबल। ठीक है, तो इंटीजर टाइप में क्या होगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, वॉइड मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको नल भी नहीं बोलते हम, दिस इज अब्सेंस ऑफ समथिंग। नल में क्या होता है, अब नल, जीरो, दे आर समथिंग अवेलेबल। वॉइड मीन्स एम्प्टीनेस। फ्लोट में आप न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक में भी डेसिमल वाली वैल्यू। डबल में आपका जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पॉइंट्स कितने लग सकते हैं वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एंड देयर आर सम अदर डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड डेराइव्ड डेटा टाइप्स। अब ये तो हो गए बिल्ट इन, जो पहले से कंपाइलर के अंदर हमारे प्री डिफाइंड है, कीवर्ड की तरह। ठीक है, और उसके बाद कुछ यूजर अपने डिफाइन कर सकता है डेटा टाइप।
वो कौन से हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन। और सी प्लस में क्या आ गया हमारा, स्ट्रक्चर और यूनियन तो हमारे सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल थे, ठीक है। अब सी प्लस में एक्स्ट्रा क्या आया, क्लास। इनोमरेशन हमारा सी में होता था पहले, ठीक है, एंड इनोमरेशन। तो इन चार के हेल्प से हम अपने खुद के डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें अब उसके बाद क्या हुआ, इंटीजर, वॉइड, फ्लोट, डबल, ये हमारे थे प्रीमिटिव बोल सकते हैं उसको, बिल्ट इन, मतलब जो पहले से हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपाइलर के को पता है। लेकिन ये क्या होंगे, जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाएंगे, अपने यूज़र डिफाइंड। और ये होते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड क्या होंगे, जो इन्हीं से, एक तो इन्हीं से हमने नए बनाए, एक इन्हीं से हमने नए ड्राइव किए। एरे है, एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। तो अगर मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना, आपको पूरी क्लास के मेरे को मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या होगा, तो मैं क्लास में 35 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँ, 35 वेरिएबल बनाऊँ, M1, M2, M3, M35 तक, या हम क्या करूँ, एक एरे डिक्लेयर कर दूँ 35 साइज़ का। तो उसमें क्या होगा, इंटीजर टाइप का एरे हो गया हमारा, 35 उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम, तो हम सारी वैल्यू उसमें स्टोर कर देंगे। तो हमें क्या होगा, 35 वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप फंक्शन बना सकते हो, अपने ड्राइव कर सकते हो, मतलब पॉइंटर, रेफरेंस, ऑल दीज आर derived data types. Both C and C++ compilers support all the built-in data types with the exception of void, ठीक है, void का exception थोड़ा हम, basic data types may have several modifiers preceding them to serve the needs of various situations। अब एक हम देखेंगे, जो built-in हमारे जो data types हैं, उनके आगे कुछ preceding में modifiers लगा देते हैं। वो क्या है, तो मॉडिफायर साइंड, साइंड इंटीजर पढ़ा होगा, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, ये क्या करते हैं, ये इसकी जो साइज है, वैल्यू स्टोरेज कैपेसिटी है या रेंज है, उसको मॉडिफाई करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। जब हम साइंड इंटीजर स्टोर कर लिखते हैं, साइंड इंट कर दिया हमने, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है और नेगेटिव वैल्यू ले सकता है। और जब अनसाइंड बोलते हैं, हम बोलते हैं अगर नंबर के सामने कोई साइन नहीं है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव है, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। लॉन्ग, इसकी जो रेंज है हमारी वो बढ़ जाती है। शॉर्ट, अगर मैं कम स्टोरेज में इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, कुछ लिमिटेड वैल्यू, हमारे पास थोड़ी वैल्यू है, उसके लिए हम शॉर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ANSI C++ has added 2 more data types, bool and void character। void character हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। bool किस लिए होता है, boolean वेरिएबल्स, ट्रू एंड फॉल्स, 1 and 0, ठीक है। तो हम पढ़ते थे, कहाँ पे पढ़ा हो आपने, नंबर सिस्टम पढ़ते हो आप, बाइनरी, हाँ बाइनरी सिस्टम है, 7-0-1 पे चलता है। तो वही आपकी जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन है, इफ एल्स देखते हो आप, इफ एल्स यूज़ करते हो सी में, तो क्या होता है, कंडीशन चेक करते हैं हम, ट्रू है तो ये होगा, फॉल्स है तो दूसरे काम पे जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। तो उसी के लिए क्या है, वो क्या कहते हैं, उसमें बूलियन चेकिंग होती है हमारी, ट्रू और फॉल्स के 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ वॉइड इज यूज टू डिक्लेयर ए जेनरिक पॉइंटर। हम वॉइड का क्या एक इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा यूज क्या है, जेनरिक पॉइंटर। जेनरिक मतलब जनरल पर्पज। हमने डिक्लेयर कर दिया वॉइड पॉइंटर जीपी, जीपी मीन्स हमने इसको दिया था जेनरिक पॉइंटर के नाम से। ए जेनरिक पॉइंटर कैन बी असाइंड ए पॉइंटर वैल्यू ऑफ एनी बेसिक डेटा टाइप। जेनरिक में खास बात क्या है, उसको कैसी किसी भी बेसिक डेटा टाइप जो हमारा है उसकी वैल्यू असाइन करोगे ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं देगा। जैसे हमने क्या किया, इंटीजर पॉइंटर पी, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर बन गया हमारा। और ये हमारा क्या था, वॉइड टाइप का। तो वॉइड वाला क्या है, इसको कैसी वैल्यू मिलेगी, इसमें क्या क्या हमने इंटीजर वाले वैल्यू वॉइड वाले पॉइंटर को साइन कर दी।
जेनेरिक पॉइंटर क्या है, वो हर किसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब जेनेरिक, अब ऐसे दोनों स्टार लगाए, डे रेफरेंसिंग करें, वो यूज, क्योंकि दीज आर बोथ सेम टाइप, दोनों पॉइंटर हैं, तो दे कैन डायरेक्टली assign, we can directly assign value from one pointer to another pointer without using dereferencing operator। स्टार की में अभी कोई जरूरत नहीं होगी, तो दिस इज इलीगल। assigning any pointer type to void pointer, assigning any pointer type to void pointer without using a cast is allowed in both C++ and C। जो हमने पीछे किया, ये असाइनमेंट किया कि एक हमने void था, उसको void को हमने वैसी वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, कैसी, जिसमें हमारा डेटा टाइप मेंशन्ड है। इन ANSI वी कैन आल्सो असाइन ए void pointer टू नॉन void pointer विदाउट यूजिंग ए कास्ट। अब C में क्या कर सकते हैं हम, और हम इसको देखें, IP का हमारा इंटीजर पॉइंटर, we can also assign a void pointer to non IP is equal to GP। मतलब हम void pointer को असाइन कर रहे हैं हमारे इंटीजर पॉइंटर के। दिस इज वैलिड इन C में वैलिड है, बट दिस इज नॉट अलाउड इन C++। तो C++ में हमारा ये वैलिड नहीं है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यहीं से देखते हैं एग्जांपल हमारा, void pointer 1, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, ये कैसा है, void वाला, मतलब जेनेरिक पॉइंटर। एक दूसरा पॉइंटर लिया हमने, करेक्टर पॉइंटर ptr2, इसको स्मॉल की कंसीडर करेंगे दोनों में। नाउ ptr2 कैन बी असाइंड void ptr, जेनेरिक वैल्यू हम इसमें साइन कर रहे हैं। दिस इज वैलिड इन C बट नॉट इन C++। C++ में क्या करेंगे, इसी वैल्यू को ऐसे साइन करना है तो हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट्स पॉइंटर के वैल्यू करेक्टर टाइप। तो क्या होगा, तो ptr के अंदर वैल्यू है करेक्टर में कन्वर्ट की जाएगी, और फिर करेक्टर टाइप का जो हमारा पॉइंटर है उसमें असाइन कर सकते हैं। नाउ साइज एंड रेंज ऑफ C++ डेटा टाइप्स। अब हमारे जो डेटा टाइप हमने देखे हैं, बेसिक डेटा टाइप, उनके साइज क्या होंगे, उनकी रेंज क्या होगी। रेंज मतलब कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। पॉइंटर बनाऊंगा, सबसे पहले हमारे पास है, ये है सारे प्रीमिटिव डेटा टाइप, या जिसको बेसिक डेटा टाइप बोलोगे या बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे C++ प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले तक कैर, इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट साइज है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता है, 8 बिट स्टोर कर सकता है, 2⁻⁸। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये 256 आना चाहिए, 256। लेकिन हमने क्या किया इसमें, रेंज क्या है इसकी, -128 टू +127। 128 वैल्यू तो ये होगी आपकी, 127 ये होगी, और एक हो गया आपका 0। तो टोटल 256 वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है, किसमें, 1 बाइट में। तो अगर जब भी हम कैर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 1 बाइट। नेक्स्ट इज अनसाइंड कैर। अनसाइंड मतलब साइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे सारे साइंड वैल्यूज, इसने ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट की और पॉजिटिव भी। अनसाइंड मतलब इसका आगे साइन नहीं होगा, जो कोई साइन नहीं होता मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। कैर है, साइज वही आपका 1 बाइट रहा, ठीक है। तो रेंज क्या बन गई आपकी, वैल्यू कितनी स्टोर करेगा, 256, 0 से 255 तक। 255 तो ये होगी 1 से 255 तक, और 256 वैल्यू होगी आपकी
0। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंड कैर। आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि ये साइंड वैल्यू लेगा भाई, तो ये भाई तो फर्स्ट वाला था आपका बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटीजर INT इंट। इसका साइज क्या है 2 बाइट। 2 बाइट बोले तो 16 बिट। ठीक है, 16 बिट में क्या होगा 2 रेज टू द पावर 16 करके देखो, जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये आपको खुद चेक करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, वही आपने कोई साइन मेंशन नहीं कर रखा हमने आगे, तो क्या होगा ये साइंड बन गया। इसकी रेंज क्या बन गई आपकी -32,768 से लेके 32,767 तक। अगर इन दोनों को ऐड करके इसको इस नंबर को उसमें एक और जोड़ दोगे तो आपकी आ जाएगी 2 की पावर 16 की वैल्यू। वो क्या है आपकी 65,500। इसमें क्या किया अनसाइंड, मतलब कोई साइन नहीं होगा। सो वी विल बी कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। जो नंबर्स की वैल्यू होगी हमारी वो केवल पॉजिटिव नंबर हम स्टोर करेंगे इसके अंदर, कर सकते हैं इसके अंदर। साइज वाइज आपका 2 बाइट रहेगा, मतलब 16 बिट। रेंज क्या बढ़ेंगे 0 से 65,535। तो इसका आंसर क्या आ गया 65,536। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया आपकी ये वैल्यू होगी 0 वाली। नेक्स्ट इज साइंड इंटीजर। ये इसमें गड़बड़ थोड़ी ही, ये दोनों सेम हो गए। इसमें देखो ये रेंज की उन्होंने मिस्टेक कर रखी है, इसमें सेम वही 32,000 रहेगा ये भी। ठीक है, एक फैमिली ले गए शॉर्ट इंट। हमने बोला ना मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं हम, तो हमने मॉडिफायर ऐड किया। इसका भी सेम साइज है 2 बाइट 16 बिट, तो इसकी वही सेम रेंज है। अनसाइंड शॉर्ट इंट कर दिया हमने। ठीक है, तो मोस्टली हमें ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें जरूरत पड़ेगी साइंड इंट की ना इंट की बाई डिफ़ॉल्ट, जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे इतने ही। लेकिन जब कभी क्या होगा हमारी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कोई ऐसे एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या 32,000 से वैल्यू ज़्यादा जाएगी आपकी, क्या आपको 65,000 तक की वैल्यू स्टोर करनी है कोई। ठीक है, आपने अकाउंट बैंक अकाउंट का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, तो उसमें वही कोई 50,000 रुपये जमा कर रहा है, उसका आप स्टोर कर रहे हो किसी वेरिएबल के, इनपुट ले रहे हो, तो आप अगर वो केवल प्लेन इंट होगा तो उसमें आप मोर देन 32,000 की वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको अनसाइन इंट। उससे क्या होगा आप 65,000 तक की वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे। उसके बाद लॉन्ग इंट। अभी लॉन्ग ने क्या किया, इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसमें साइज क्या होगा 4 बाइट का हो गया, मतलब डबल साइज हो गया। तो वैल्यूज कितनी होंगी एक्सपोनेंशियली और ज़्यादा हो जाएंगे 32 बिट। तो 2 रेज टू द पावर 32, पहले हम देखा 2 रेज टू पावर 8, 16 और फिर अब 32। तो इसमें देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट तक की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अब इसमें भी हमने साइंड कर दिया तो वही नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जो स्टोर कर लेगा ये। अब इसी को अनसाइंड भी कर दिया हमने कि साइंड भी नहीं होगा और लॉन्ग भी होगा और इंटीजर भी होगा। साइज आपका वही 4 बाइट रहा, लेकिन वैल्यूज क्या होगी पॉजिटिव होगी सारी अनसाइंड होते ही। तो 0 से आपकी वैल्यू देख लो कितनी है, यहाँ तक आप वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आया फ्लोट। फ्लोट किस लिए यूज करते हैं हम, तो डेसिमल वैल्यूज उनको स्टोर करने के लिए। इसका साइज क्या है आपका 4 बाइट, मतलब वही 32 बिट। तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर करेंगे आप 3.4 एक्सपोनेंशियल 38 की वैल्यू है। तो काफ़ी इसमें फ्लोट में डायरेक्टली आप बहुत
लार्ज रेंज ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्योंकि आपकी 32 बिट है तो 4 2 टू द पावर 32 रहेगा। ठीक है, उसका डबल ने क्या किया, यहाँ पे 38 था, 308 हो गया, और साइज कितना हो गया 4 का भी 8 मतलब 64 बिट, 8 इंटू 8, तो 2 की पावर 64 निकालोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो मतलब आपको इसमें चिंता करने की बात है नहीं कि अब किसी को वैल्यू होगी शायद जो इसमें ना आए। और इसको फर्दर हमने एनहेंस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया लॉन्ग करके, लॉन्ग डबल, तो साइज और बढ़ गया 10 बोले तो 80 बिट, 10 बाइट मतलब 80 बिट। यहाँ पे आपका 3.4 के हद 38 था, फिर 308 हुआ, अब 4932। मतलब आपको एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज हैं उसको हैंडल आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डबल। ठीक है, इनमें किसी को डाउट हो, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कई बार आपके एचटेट में, आपके जो क्लरिकल वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली चांस कम है, लेकिन आजकल कंप्यूटर क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको एचटेट में तो मोस्टली मिल सकते हैं आराम से, इसमें कि कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो उसमें क्या देंगे आपको, वैल्यू आपको 32,769 दे दिया, बोलोगे आपको इंटीजर इंट ए इजकल टू 32,769, और उसको फिर आपने प्रोग्राम पूरा लिख दिया उन्होंने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, तो उन्हें व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब आपने ध्यान क्या मिस हो जाएगा आपका कि आपकी ये रेंज तो ये सपोर्ट करता ही नहीं, अगर अनसाइंड है ना, साइंड है ये तो -32,000 से +32,000 की वैल्यू सपोर्ट करेगा। आपके बाउंड्री वैल्यूज भूल जाते हो आप, तो उसमें एरर आएगा, लेकिन आप क्या होगा, आप उस हिसाब से जो प्रोग्राम का फ्लो है उसके हिसाब से कई बार आंसर टिक कर देते हो, या आपकी उन्होंने अनसाइंड भी लिख दिया साथ में, फिर इस रेंज को कहीं वायलेट कर देंगे वो, या कोई नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे उसके अंदर। तो इस टाइप से आते हैं कई बार डायरेक्टली फ्लैट भी आता है कि भाई व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंटीजर इन C++ या सी। ठीक है, इन बिट कभी बिट में पूछ लेंगे, कोई बाइट्स में पूछ लेंगे, तो उससे भी आपकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, व्हाट इज़ द रेंज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एस्टेट में या और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की उम्मीद होती है, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। Now, what are user-defined data type? We have user-defined data types such as struct and union in C. Structure और union हमने C में देखे थे, while these data types are valid in C++. तो C++ में valid है। C++ also has one more user-defined data type, that is class, जो कि हमारा C का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। C with class is known as C++, which can be used just like any other data type to declare variables of class called object। लेकिन जब हम इस टाइप के हमने क्या किया, देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम इंटीजर लिख रहे थे, इंटीजर ए किया हमने, तो क्या हुआ, वो वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने ए, उसका डेटा टाइप था इंटीजर। ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जब हम क्लास का ऐसे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, क्लास क्या हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसके वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, सिमिलर टू दैट क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, देन आपके सेमीकोलन। लेकिन जब उसको हम क्लास का वेरिएबल बनाएंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो इसमें थोड़ा ही खास बात है कि जब और के वेरिएबल हैं उसको वेरिएबल बोल रहे हैं हम, केवल इंटीजर का वेरिएबल, फ्लोट का वेरिएबल, कैरेक्टर का वेरिएबल, लेकिन जब क्लास का वेरिएबल बना रहे हैं हम तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक हमारा नेक्स्ट है इन्यूमरेटिव डेटा टाइप। अब क्लास तो हम पूरे C++ में पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में डिटेल में, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। इन्यूमरेटिव डेटा टाइप, enum is another user defined data type which provides a way for attaching names to numbers। ठीक है, thereby increasing the understanding of code। ये हमारी कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए मेनली काम करता है, अदरवाइज इसके बिना भी हम सारे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। If a gender variable is created with a value male or female,
इफ एनी अदर वैल्यू इज असाइंड अदर देन मेल और फीमेल then it is not appropriate. In this situation, one can declare the enumerated data type which is only male and female. अब हमें रिस्ट्रिक्ट करना कहीं पे कि हाँ भाई इस जैसे होता है ना, मतलब फॉर्म भरते हैं, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसमें वैलिडेशन होती हैं और डिस्ट्रिक्ट के सारे नाम आ गए तो उन डिस्ट्रिक्ट में से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो। आपके मेल फीमेल आप में जो चॉइस हैं जेंडर की उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। भाई आर यू इन जॉब और नोट, अब दो चॉइस होती हैं तो आप जॉब में हो या नहीं हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लिमिटेड चॉइस देनी है, आपको एक होता है फ्री फील्ड में टेक्स्ट फील्ड दे दिया, उसमें आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। एक हमने क्या किया, उसको बाउंड कर दिया कि भाई इसमें हमने लिस्ट डाल दिया आइटम्स की, इन्हीं में से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब इस टाइप की हमारी जब भी सिचुएशन आएगी उससे क्या है, हमारा जो डेटा की फ्लो है वो कंट्रोल्ड में है कि हाँ भाई इसमें या तो मेल जेंडर क्या होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। हम तीसरा अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई एग्जाम आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या कोई और चीज़ आप ऐसी हैं जहाँ पे आपको बताना कि आप बीपीएल से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं करते तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप में जब भी हमें कोई सिचुएशन आती है, जैसे 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जब हमारी कैटेगरी होती है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या और आजकल ईडब्ल्यूएस और कई आ गई हैं, इस टाइप की हमें देनी है तो क्या हुआ, अब कैटेगरीज तो फिक्स है हमारी 5, 6, 7 जितनी भी हैं, तो उनसे बाहर तो आप जा नहीं सकते। तो क्या हो गया, आप इनोमिनेट कर दोगे कि भाई इनको इसमें से ही आपको कोई एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको आपकी वैल्यूज है वो इनवैलिड हो जाएगी। या उसकी जगह आपको टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे, उसमें आप बोलोगे अपने एंटर योर कैटेगरी, तो उसमें आप कुछ भी टाइप कर दो, बहुत से अपना सरनेम टाइप कर देंगे, बहुत से अपना कास्ट टाइप कर देंगे, क्यों, उनको पता ही नहीं है। तो इसे क्या करती है गवर्नमेंट, जब भी हम फॉर्म देखते हैं, कोई भी देखते हैं, कोई भी वेबसाइट में फिक्स होते हैं कि हाँ भाई इन्हीं में से आप कोई एक सेलेक्ट करोगे, इसकी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो इस टाइप की सिचुएशन है उनके लिए हम इनोमिनेटेड डेटा टाइप यूज करते हैं। enum कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इनोमिनेटेड डेटा टाइप आफ्टर दैट enum टाइप नेम वाज रिटन देन अंडर करली ब्रैकेट्स, ठीक है। उसमें जो वैल्यूज हम उसको देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली हम, ये हमारा enum है, हमने enum वर्ड किया, भले इस कीवर्ड के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कीवर्ड देंगे enum, देन जो उसका नाम हमें बनाना है वो नाम, देन उसके बाद करली ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है मेल एंड फीमेल, या हमें कोई आजकल थर्ड जेंडर आ गया है उसका ऑप्शन भी दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इट कैन बी डिक्लेयर ड्यूरिंग डिक्लेयरिंग इनोमिनेटेड टाइप्स, जस्ट ऐड द नेम ऑफ वेरिएबल बिफोर द सेमीकोलन। सेमीकोलन से जो वेरिएबल्स ही हैं उनके नेम डाल देंगे। बिसाइड दिस वी कैन क्रिएट इनोमिनेटेड डेटा टाइप सेम एज नॉर्मल वेरिएबल्स। क्या किया हमने, डेटा टाइप बढ़ाया है हमने जेंडर। इनोमिनेटेड डेटा टाइप इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब डेटा टाइप है तो उसके वेरिएबल बन सकते हैं। अब क्या करें नेक्स्ट लाइन में हम, हियर वी आर क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ टाइप जेंडर। जेंडर ये हमारा क्या है, तो स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस रखना। C++ इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में दोनों में डिफरेंस है। इस टाइप के बहुत एरर आते हैं। सो दिस कैपिटल जी बिलोंग टू दिस enum। उसका हमने वेरिएबल क्या बनाया, स्मॉल जी के साथ जेंडर, उसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, उसको इंटीजर a लिखते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो एक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 10, इनिशियलाइज करते हैं इसको। तो हमने जेंडर को इनिशियलाइज कर दिया मेल से, ठीक है। तो क्या हमारे नॉर्मल डेटा टाइप था उसका हमने एक वेरिएबल बना दिया, जस्ट सिंपल। बाय डिफॉल्ट द स्टार्टिंग कोड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ enum इज 0। जैसे एरे में होता है ऐसे ही इसमें भी, अगर आप इनकी वैल्यू से एक्सेस करना चाहोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी 1, अगर तीसरा कोई है तो उसकी 2, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस वैल्यू को जो आपकी वैल्यूज हैं उनको चेंज कर सकते हो। द फर्स्ट enum इज इनोमिनेटेड टाइप नेम। enum क्या किया, enum कीवर्ड, इसका नाम दे दिया फर्स्ट enum, वैल्यू
उसको हमने कोड साइन कर दिया 1। सेकंड वैल्यू उसको कोड साइन कर दिया हमने 10। अब ये होगी थर्ड वैल्यू। तो इसको अगर चला के देखेंगे हम तो फर्स्ट इनम क्या हमारा, व्हाट इज दिस इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप के बाद क्या करते हैं हम, ई लिखा हमने क्या बन गए, ई बिकम वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप। सो अब इंट ए करते तो क्या होता, ए हमारा केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता था। अब इस ये इनम टाइप का डेटा टाइप हमारा वेरिएबल है, तो ये इनम टाइप की वैल्यू ही केवल हैंडल कर सकता है ई हमारा। ई इज इक्वल टू वैल्यू 3, हमने ए को ये वैल्यू असाइन कर दी, जैसे पीछे हमने मेल असाइन किया था। ठीक है, हमने इनिशलाइज कर दिया अपने इनम को, वेरिएबल को। ठीक है, अब हमने उसको प्रिंट किया सी आउट ई। अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट हो रही थी, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको 10 की वैल्यू असाइन कर दी, तो ये आगे उससे आगे स्टार्ट कर दिया काउंटिंग, 10 के बाद 11 12 13। ठीक है, तो आउटपुट क्या है हमारा 11। ठीक है, तो हमारे पास डेटा टाइप कितने हो गए, बेसिक डेटा टाइप, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनुमरेशन। ठीक है, अभी एक सिंपल एग्जांपल है हमारा कोड का, इसको देखते हैं एक बार। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जब आपका सी प्रोग्राम पहला है, सी प्रोग्राम आपका ये ध्यान रखना, दिस इज योर फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग एग्जांपल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब सी में ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें हम ये नेम स्पेस ऐड करते हैं, साथ में हम इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच या आयोस्ट्रीम। ठीक है, अब उसमें क्या करते थे हम, वो एडमेन करते थे, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू रिटर्न करते हैं इंटीजर मेन। मेन क्या हमारा फंक्शन तो है, वॉइड में मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इंटीजर हमने कर दिया तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम मेन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। उसके बाद डिफाइन करेंगे इनम जेंडर मेल फीमेल। उसके वेरिएबल क्रिएट किया हमने जेंडर, उसका स्विच लगा दिया। स्विच क्या करेगा, तो जेंडर की वैल्यू है, जो जेंडर की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से केस को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर जेंडर की वैल्यू मेल से मैच होती है तो प्रिंट कर देगा जेंडर इज मेल, अगर फीमेल से मैच होती है तो प्रिंट कर देगा जेंडर इज फीमेल, अदरवाइज वैल्यू कैन बी मेल और फीमेल। इससे बाहर कुछ भी ऑप्शन आता है, बोलता है भाई या तो मेल आएगा वैल्यू या फीमेल आएगी, इससे बाहर वैल्यू नहीं आ सकती। और फाइनली हम क्या करें, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। और इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो क्या होगा हमारा एरर। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसमें हमने जेंडर को क्या वैल्यू दी है मेल, तो मेल आएगा, वो इस केस से मैच हो जाएगा और हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये दोनों केस हमारे स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो चला के देखते हैं एक बार। सो नाउ वी आर वर्किंग इन डेव सी प्लस प्लस। तो इसको जूम कर देता हूँ ताकि साफ साफ कोड दिखाई दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे नेम स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमारा नेम स्पेस है, इसमें हम मोस्टली जो हमारे मैंडेटरी रिक्वायर्ड जो हमारे फंक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, इसको हम डॉट एच भी कर सकते हैं यहाँ पे, या नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद इंट मेन, फंक्शन की पहचान क्या है, इसके बाद स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे। फिर हमने स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस, हमने डिक्लेयर किया एक इनम टाइप, उसका हमने वेरिएबल क्रिएट किया जेंडर मेल। ठीक है, जो हमने प्रोग्राम देखा सेम वही प्रोग्राम ने यहाँ पे बनाया है। अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कंपाइल, हमारे एरर्स 0 वार्निंग्स 0।
इसको करेंगे रन F10। आंसर हमारा देखो क्या है, आपको आपसे आउटपुट दिखा दिया इसका, जेंडर इज मेल। यस सर। इसको हम चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को, इसको हम फीमेल कर दें, ये वैल्यू से मैच होगी। ठीक है, अब चला के देखें दोबारा इसको। अब हम करेंगे डायरेक्ट कंपाइल एंड रन, एक ही बटन से हम पहले कंपाइल हो जाएगा, अगर एरर होगा तो रुक जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट रन कर देगा। इस पर क्या है हमारा आउटपुट, जेंडर इज फीमेल। या इसमें कोई हम गड़बड़ कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हमारे से इन केस, तो अब क्या आएगा, ना तो ये मेल केस से मैच होगा ना फीमेल केस से होगा, तो यहाँ पे ये एरर आना चाहिए हमारे पास सामने, एरर टाइप जो हमने सेट कर रखा है। तो हम दोबारा कंपाइल एंड रन करेंगे, तो यहाँ पे एरर दे दिया, फीमेल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इनम के हमने अंदर वैल्यू 2 ही दिए हैं, तो इस वैल्यू हम असाइन ही नहीं कर सकते। हाँ, इसमें इसको डिक्लेयर कॉपी करके इसके अंदर को डिक्लेयर कर दिया हमने वही जेंडर में 3 कैटेगरी बना दी। ठीक है, अब इसको करते हैं हम चला के, अब क्या होगा, ये एरर तो सर स्पेलिंग मिस्टेक है सर फीमेल की। वो तो जानबूझ के कर रखी है हमने देखो पहले इस पर चेक किया चल पड़ा हमारा, फिर इसके पर चेक किया इस पर चल पड़ा, हमने क्या किया फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी इसके अंदर जानबूझ के, उससे क्या हुआ, ना तो ये केस मैच होगा ना ये केस मैच होगा, ये वाला दोनों केस हमारे मैच नहीं होंगे ना, तो हमारा डिफ़ॉल्ट में आना चाहिए था इसको, लेकिन क्या हुआ, इसने तो ई नम में एरर दे दिया कि ई नम में भाई इस जेंडर में 2 ही टाइप वैल्यू अलाउड है, मेल और फीमेल, ये वाली वैल्यू तो अलाउड है ही नहीं। हमने क्या किया, अब इसको भी इसमें ऐड कर दिया, और दोबारा चला के देखते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास केस कौन से थे, मेल और फीमेल, दोनों मैच नहीं हुए, तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट पे आ गया हमारा, वैल्यू कैन बी मेल और फीमेल। या हम जैसे इसमें क्या नए ऑप्शन डालते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है आजकल तो हम, लेकिन हम ऑप्शन में से ये देते हैं तो भी हमारा चल जाएगा। एक और हमने क्या देखा था, रिटर्न, अगर रिटर्न 0 हमारा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, आप डबल स्लैश से आप इसको किसी भी लाइन को सिंगल लाइन कमेंट आप ऐड कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। इसको हम पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन भी हो गया, मतलब रिटर्न 0 को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये हो सकता है देर C++ में ये एक्सेप्ट कर दे इसको, लेकिन टर्बो C++ में ये एरर भी दे सकता है इस चीज़ का। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से कंपाइलर को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली आपको देखो यहाँ पे आपने इंटीजर टाइप के रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है मेन प्रोग्राम को, मेन फंक्शन को, यहाँ पे आप नहीं कर रहे, मतलब दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन ये देव ने इसको, कंपाइलर है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके टर्बो सी जब कंपाइलर इसको चला के देखोगे तो इसका एरर आएगा। ठीक है, अब तक इसमें कोई डाउट हो आज तक